नमस्कार। ताजा तरीन खबरों और आज क्योंकि अहम दिन है और खासकर हरियाणा में पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं और रुझानों के मुताबिक जो सुबह से लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बननी तय है, वही कुछ ना कुछ नतीजों में भी निकल कर आ गया। हरियाणा में तीसरी बार यानी हैट्रिक की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है और बीजेपी की सरकार बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र पूरी तरह से अपना परचम फहरा चुका है और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल जाहिर तौर पर खड़े किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हरियाणा के मैंडेट को लेकर कांग्रेस ने कह दिया है कि ये तो लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत है और इस नतीजे को मानने से हम पूरी तरह से इनकार करते हैं। लेकिन इस सबके बीच ये भी है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद लगभग 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचेंगे और उसके बाद हरियाणा और खासकर जम्मू कश्मीर इन दोनों पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो चलिए, ये तमाम खबरें तो रहेंगी ही, सुर्खियां भी रहेंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ और उसके बाद आज डिस्कशन भी करेंगे क्योंकि पल पल बदलते घटनाक्रम पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में भाजपा की बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता के प्रति आभार किया व्यक्त। कहा, किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों पर लगाई तीसरी बार मोहर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। हरियाणा में सत्ता विरोधी रुझान का नैरेटिव हुआ खारिज। तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण सच्चाई से कोसों दूर। बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बनेगी सरकार। मिला स्पष्ट बहुमत। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटी। भाजपा ने 25 का आंकड़ा किया पार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। मुख्यमंत्री पद के लिए उमर अब्दुल्ला के नाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने किया आगे। कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय के सामने मनाया जश्न। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी पर चुनाव आयोग का करारा जवाब। चुनाव आयोग पर मतगणना में देरी किए जाने के बयान को बताया गैर जिम्मेदार, निराधार और दुर्भावनापूर्ण। और खबरों में और बहस में आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो ये ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस पर चलते हैं। चुनाव ब्रेकिंग। हरियाणा में भाजपा की बनने जा रही है तीसरी बार सरकार। नायब सिंह सैनी राज्य में बड़े चेहरे के रूप में उभरे और उन्हीं के नेतृत्व में, एक तरीके से कहेंगे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी गया था। सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हार स्वीकार कर ली है और इससे पहले कुमारी शैलजा ने भी हार स्वीकार की। लेकिन कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इन दोनों ने ही पूरी तरीके से कह दिया है कि वो इस हार को और खासकर नतीजे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर हरियाणा से ये बड़ी खबरें आती हुई, जहां पर कि बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। नायब सिंह सैनी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनके नेतृत्व की तारीफ की और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में कड़ी दरार दिखाई दे रही है क्योंकि हुड्डा ने एक तरफ हार स्वीकार कर ली है, लेकिन जयराम रमेश और पवन खेड़ा हार स्वीकारने को तैयार नहीं। और एक बार जरा हरियाणा से शुरुआत करते हैं। जो अब तक की फाइनल टैली है उस पर नजर डालते हैं। 90 सीटों के लिए नतीजे और इसमें बीजेपी 48 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 भी यानी 0, जेजेपी 0, आईएनएलडी 1 सीट और अदर्स के खाते में 3 सीट गई हैं। यानी एक बड़ा अंतर दिखाई दिया है, 48 और 37। बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 बीजेपी ने पार कर लिया है और बीजेपी 48 सीटों पर इस वक्त
हम कहें कि किसी भी सहारे की उसको जरूरत भी नहीं पड़ी। और ये भी अपने आप में हरियाणा की राजनीति को लेकर बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है, क्योंकि इस बार बिना किसी बैसाखी के बीजेपी की सरकार चलाएगी। तो ये फाइनल टैली, जो कि 90 सीटों पर चुनाव, 90 सीटों पर नतीजे और उसके बाद सत्ता की चाबी किसी के हाथ नहीं बल्कि सीधे बहुमत की सरकार इस बार हरियाणा में जनता ने चुनी है। और हरियाणा में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के पास तीर्थसर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाया। कुरुक्षेत्र में स्थित तीर्थसर वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय तीर्थसर पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए। अपनी जो पत्नी हैं सुमन सैनी, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीर्थसर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि तीर्थसर वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और यही कारण है कि ये जो स्थान है पूरे देश भर में बहुत फेमस है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी पत्नी के साथ। और सुबह से ही उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जो सरकार है वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। तमाम जो एग्जिट पोल थे वो धरे के धरे रह जाएंगे, मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट तौर पर बोला था। और कुछ जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हरियाणा के अलग अलग इलाकों में गए और लोगों का जिस तरीके से उनको आशीर्वाद मिला, उसी का नतीजा है कि ये प्रचंड जो जीत है वो मुख्यमंत्री ने हासिल की है। और आपको इन दृश्यों को हम दिखाते हैं कि ये दृश्य हैं। अगर आप देखें तो ये बट का जो वृक्ष है, बट वृक्ष, और यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश है वो दिया था। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस स्थान का बहुत महत्व है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कुरुक्षेत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। नायब सिंह सैनी ने 16,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने बीजेपी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हरियाणा में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी पूनम सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता का धन्यवाद है। पूनम सिंह सैनी ने से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। सुमन सैनी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, क्या कहेंगी? सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैडम, वो तो इतनी उम्मीद थी क्योंकि सीएम साहब लगातार ये कह रहे थे कि जो हरियाणा की जनता है वो इतना बड़ा मैंडेट देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई है हरियाणा को, पूरे हरियाणा वासियों को बधाई है। और हरियाणा के चुनावों के बीच आज जो एक शब्द या कहें कि एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है जलेबी। और जलेबी से हम सभी परिचित हैं, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जलेबी ऐसी छा गई है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोहाना में जलेबी चखने के बाद इसकी फैक्ट्री लगाने की बात कही।
हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने जरा इसका भी जायजा लिया, देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार जो एक प्रमुख मुद्दा काफी चर्चा में रहा वो रही गोहाना की जलेबी। जी हाँ, इस समय हम गोहाना में हैं और यही लाला माटू राम की जलेबी की दुकान है, जिसकी जलेबी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये चर्चा में एक बार फिर तब आई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये जलेबी चखी और इसकी जो है फैक्ट्री लगाने की बात कही। उसके बाद वो बीजेपी के नेताओं के निशाने में आ गए, सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे और तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि अब जबकि चुनाव के परिणाम लगातार आ रहे हैं और बीजेपी लगातार तीसरी बार जो है विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है, तो क्या मायने इसके हैं और क्या यहाँ पर सोचते हैं लोग, आप बताइए। जलेबी काफ़ी चर्चा में रही इस बार गोहाना की और अभी भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। किस तरह देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि जलेबी का जो रस है, जलेबी की जो खासियत है, वो चुनावी के हिसाब से या राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से किसको मिठास देगी अपनी? देखिए, मेरे को लगता है कि ये गोहाना की जलेबी ने ही इस बार इलेक्शन का रिजल्ट को डिसाइड किया है। तो ये जलेबी ने एक गोहाना को भी मशहूर कर दिया। जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है? देखिए, हम वही देख रहे हैं, हम हैरान थे कि फैक्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती, मगर अब हमारे लीडर ने कहा है, हमारे जो राहुल गांधी जी ने कहा था, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता था कि हम आके यहाँ पे देखें कि क्या एक्चुअल में फैक्ट्री लग सकती। तो बिल्कुल। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चुनावी चर्चा में गोहाना रहा, यहाँ की जलेबियाँ रही, हालांकि जलेबी पहले से ही काफ़ी फेमस थी, लेकिन राहुल गांधी ने फिर एक बार चर्चा में ले आया। सोशल मीडिया पे अभी भी ट्रेंड कर रहा है, जलेबी को लेकर लोग लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, लगातार व्यंग्य कर रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं आप, क्या बीजेपी को इतनी मिठास मिली है? क्या राहुल गांधी को फैक्ट्री लगाने के बाद मिठास मिलेगी? एक्चुअली पता है, इन रिजल्टों ने फाइनल कर दिया कि जलेबी फैक्ट्री में कभी नहीं बनती। राहुल गांधी को तो पता नहीं उनको क्या समझ में आया कि ये फैक्ट्री में बनाई जाती है। इसकी जो मिठास है बीजेपी सरकार को मिली है और खुली मिली है, ओपन मिली है। बिल्कुल, तो उसकी जो मिठास है बीजेपी को मिल रही है और जलेबी जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनती है, हालांकि ऐसी दुकानों में बनाई जाती है, ताज़ी बनाई जाती है, ताज़ी परोसी जाती है और ताज़ी ही खाई जाती है। तभी जलेबी का जो स्वाद होता है, जो उसका असली जो उसका जो जायका होता है, वो महसूस किया जा सकता है। और यही यहाँ पर जो लोग हैं गोहाना के, उनका भी मानना है। और यहाँ पर जो माटू राम की जो दुकान है जलेबी की, जो कि काफ़ी पुरानी दुकान है, हालांकि कई और दुकानें यहाँ पर खुल गई है इस नाम से, लेकिन ये सबसे पुरानी दुकान है। और यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से इन जलेबियों का स्वाद लेने के लगातार आते हैं। और एक बार फिर हरियाणा के चुनाव ने इस जलेबी को लोगों को रूबरू करा दिया है, दुनिया में इसको प्रसिद्ध कर दिया है। अब जो परिणाम बताते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को जरूर इस जलेबी की मिठास जो है वो अच्छे से महसूस होगी। कैमरामैन मोहित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गोहाना, हरियाणा। चलिए, तो जलेबी की मिठास भी हो गई और ये जलेबी असली जलेबी है, यानी असली हमारे देश के हलवाई जो जलेबी बनाते हैं उसकी मिठास है, ये फैक्ट्री वाली नहीं है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय अपने खास मेहमानों का करा देते हैं हम आपसे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी मौजूद हैं, हमारे साथ लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं, हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मौजूद है, किशोर तिवारी जी प्रवक्ता उद्धव शिवसेना गुट हमारे साथ हैं और राकेश शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने साफ कह दिया, हरियाणा चुनाव के नतीजों में धांधली हुई है, लोकतंत्र की हार है, तंत्र की जीत है और हम इस हार को या इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? अनम्यूट कीजिए रोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूट ही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, बोलिए। जी, मैं बोल रहा हूँ, सुबह 10:30 तक लोकतंत्र सुरक्षित था, ईवीएम के ऊपर कोई ठिकाना नहीं था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई नहीं था, पर जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा वो तीनों खतरे में आ गए। और मैं डिबेट में मॉर्निंग में ही बोला, जब ये पोस्टल बैलेट का कैलकुलेशन हो रहा था तब मैं बोला भी थी, देखिए अब तीनों सुरक्षित है, शायद 1 घंटे में पलटेगा, तीनों खतरे में आ जाएंगे, और शाम होते होते तीनों 3 खतरे में आ गए। तो ये जो मानसिकता है उसमें से बाहर निकलना होगा। आपका जनादेश है, कोई भी जनादेश आ सकता है, आपको उसको स्वीकार कीजिए। आप हार स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आपको रियल रीजन कहां से मालूम चलेगा? हरियाणा ने दिखाया है, कांग्रेस को एक आईना दिखाया है कि अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्या होता है।
उनको ये लग गया कि संविधान की कॉपी उनके नेता हाथ में लेके घूमेंगे और उन्हीं की नेता जो दलित नेता है वो बार बार कैमरे पे ये कहेगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ और जनता उनकी बात पे भरोसा कर लेगी। ये पूरा चुनाव जातिवाद, परिवारवाद, जंगलराज और भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे के खिलाफ हरियाणा की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। 36 बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा है। उनको नहीं चाहिए जातिवाद, उनको विकास चाहिए, उनको खर्ची पर्ची बिना की नौकरी चाहिए, उनको महिला और बहनों का विकास चाहिए। ये सारे मुद्दे 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट से हर सीट का प्रॉपर मैपिंग करके और नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक हम्बल व्यक्ति, एक साधारण घर से आया हुआ व्यक्ति अपने आप को हर कार्यकर्ता के घर जाता है, हर नेता के घर जाता है, उनको कहीं गलती हो, उनको लगता है कि मनाना है, वो मना लेते हैं, जनता को एक विश्वास प्रतिष्ठापित करता है, कभी भी हार नहीं मानी। आखिरी मोमेंट तक भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है और यही नतीजा है कि आज जो है एग्जिट पोल की आरआईपी हो गई और एग्जिट पोल वाली सरकार सुबह 10 बजे बन चुकी थी, 12 बजे तक वो सरकार हिल गई। तो ये चीज सारे सब लोगों के लिए समझने की चीज है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। आपका अति आत्मविश्वास या अहंकार नहीं चलेगा। जनता के मुद्दों को आपको संवेदनशीलता से एड्रेस करना पड़ेगा। 3 मुद्दों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अग्निवीर का जो इश्यू था, जब लगा कि एक विपक्ष के द्वारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तब गृह मंत्री जी से लेकर सब नेताओं ने कहा कि एक भी अग्निवीर जब वहां से आएंगे तब नौकरी बिना का नहीं रहेगा। पहली बात, किसानों को 22 फसलों के ऊपर एमएसपी देने की बात हो, महिला बहनों को पैसे देने की बात हो, तो ये संवेदनशीलता होती है कि कई मुद्दे पे लगता है कि जहां पे गैप है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। ये अहंकार नहीं है कि हम तो जीत गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ी नेता भी नाराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अहंकार और अति आत्मविश्वास की हार। लोकेश जिंदल जी, ये किस तरह की परिपाटी चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? मतलब ये किसी की भी समझ से बाहर है। विदेश में जाकर लोकतंत्र खतरे में है, ये नैरेटिव बनाया जाता है, और देश में जब चुनाव हो, लोकतांत्रिक पद्धति का पालन किया जाए और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं, तो फिर उसको मानने से इनकार। नहीं, पर ऑलरेडी मैं लाइव हूं, एक बार आप चेक करिए। लोकेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ईद की बहुत बहुत बधाई। हाँ रीमा जी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें चर्चा में लाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, जिस विचारधारा या जिस एजेंडा पर बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी, वो यहाँ पर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी नहीं बता सकते। केवल जो है उनका कहना है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, लेकिन ये भी सत्य है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी, किसान खुश नहीं थे और एक आम रोष जो है वो हर तबका कहता था कि बीजेपी से नाखुश है। आम जनता, भले वो किसी समुदाय की हो या किसी भी वर्ग की हो, तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, एग्जिट पोल्स की बात कर ले या फिर जो एक अनुमान था, सट्टा बाजार ले लीजिए, इनफैक्ट हर जगह पर इस तरह का एक ओपिनियन सेट हो चुका था कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है बीजेपी के प्रति, और ये आक्रोश जो है ये चुनाव में वोटों के जरिए दिखाया जाए, लेकिन परिणाम कुछ और आता है। अब मुद्दा ये उठता है कि इतना पूरा सर्वे और इतना पूरा जो एक परसेप्शन था, क्या वे पूरा का पूरा मिथ्या था? क्या बीजेपी एक बहुत ही हैवी इनकम्बेंसी रोड पे थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी? ऐसा तो नहीं है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ है और पार्टी ने पूछा है कि भाई इतना फर्क कैसे आया। खैर, वो तो दूसरा मुद्दा है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और हम आशा करते हैं कि सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब सभी लोग उस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र प्रक्रिया के साथ खड़े हों और उन्हें एक भरोसा हो कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। खैर, अभी तो आज निर्णय आ चुका है और मैं भाजपा को उनकी जीत की बधाई देता हूं। नहीं लोकेश जी, आपने बहुत ही एकदम मिक्सचर कर दिया सारी चीजों को। एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अब ये भी तय करना तो जनता की जिम्मेदारी है ना। जनता जिसको वोट देगी उसी की सरकार बनेगी। अगर जनता को बीजेपी का काम नापसंद आता तो जनता ठुकरा देती, जनता को कांग्रेस पार्टी से होप दिखती तो जनता अपना लेती, लेकिन ये तो जनता का फैसला आया है ना, तो फिर इसमें दिक्कत कहां से आ गई? रीमा जी, देखिए, चुनाव के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं।
वोट काटने की क्षमता एक पॉलिटिकल पार्टी की, और जितना उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज अवेलेबल है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव का। अगर आकलन तो ये किया जम्मू जाए, कश्मीर में क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? सिर्फ हरियाणा में ही उसके पास पैसा आया था क्या? वहां खत्म हो गया था? जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने 29 सीटें जीती है, तो काफी तो बीजेपी ने जितनी सीटें जीती वो पैसे से जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, जनता के मैंडेट से जीती, आप ये कह रहे हैं? और कांग्रेस ने जो 6 सीटें जीती हैं, मतलब वहां पर मैंडेट और बीजेपी जो जीते वहां पैसा। नहीं रीमा जी, इस तरह का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसी संभावनाएं हैं। किशोर तिवारी जी, क्या आप नाखुश हैं कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने जब से बोला, हलचल मच गई कि महाराष्ट्र में क्या टूट रहा है गठबंधन अब? नहीं, वास्तविकता और सच्चाई बोलने से गठबंधन तो टूटेगा नहीं, लेकिन आप हरियाणा को लेके इतना खुशी भी मनाने का नहीं है, क्योंकि वहां पर लोकसभा के अंदर भी 5 लोकसभा के सांसद वहां से बीजेपी के चुन के आए थे। 46 विधानसभा में उनको लीड थी, और जैसा माहौल बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है, और कांग्रेस के भी लोगों को लगने लगा था कि उनकी सरकार वहां बन रही है। कुछ तो सुनामी बोलते थे, कुछ आंधी बोलते थे, पर वैसा नजर नहीं आया। अब तो पूरे निकाल लग गए और बीजेपी की सरकार बन गई है, और अपने खुद के बलबूते बनी है। तो अब वो बातों को लेके जो मुद्दे चले नहीं चुनाव में, उसको लेके तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस को तो आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र में भी बहुत नेता है जो कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, हमारा बहुत स्ट्राइक रेट अच्छा है। इतना भी स्ट्राइक रेट अच्छा ना हो कि मुंह के बल गिरना पड़े। तो मैं भी बता रहा हूं कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो कांग्रेस को भी 39.17% मिला है, और बीजेपी को 39.9 मिला है। तो अगर आम आदमी पार्टी और अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स इंटैक्ट रहता, और कांग्रेस जो कहती है कि हम दलितों के, आदिवासियों के हितकर है, तो शैलजा को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलती। तो कुछ चीजें हमारी चुकी ना, कि सत्ता बनने के पहले ही हम सीएम कौन बनेगा इसके लिए विवाद उपस्थित कर दे, और जो आदमी अपने मर्जी से बनाए और बाद में सीएम डिक्लेयर ना करे, और सीएम वो ना बने इसलिए उनके वो गिराए, और सीएम ये ना बने इसलिए इनके गिराए, ये सब चीजें हुई ना। तो महाराष्ट्र में उद्धव जी स्पष्ट कहते हैं कि सीएम का चेहरा सामने रखो और टिकट का बंटवारा करो, अपोजिशन मतलब उद्धव ठाकरे के अलावा कोई और भी सीएम का चेहरा हो सकता है। ये तो आप फिर ये बात कह रहे हैं, हम तो यही मान रहे थे कि गठबंधन के नेता वही होंगे चेहरा, लेकिन अब आपने एक नया एंगल दे दिया है कि उनके अलावा भी कोई और नेता हो सकता है। रीमा जी उन्होंने कहा है, मैंने बोला है। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए कहा ना, यानी कोई और ऑप्शन भी है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कहा ही क्यों ये बात कि चेहरा सामने रखा जाए? चेहरा तो साफ है, उद्धव ठाकरे। अरे भाई, कुछ लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो राज तिलक करके बैठे हैं, तो कुछ लोग एनसीपी में भी है शरद पवार के, कि उनको भी सीएम बनने के सपने आने लगे। तो सपने में तो रोक नहीं सकता मैं, कोई राज तिलक करके रहे उसको भी रोक नहीं सकता। लेकिन बीजेपी के साथ हम जब थे तो ये हमारा तजुर्बा रहा कि उनका सीएम न बने इसलिए हमको गिरा देते थे वो। तो पिछले चुनाव में हमारी नाराजगी यही थी कि बीजेपी ने हमारी 30-40 सीटों पर गिराने के लिए उम्मीदवार खड़े करे। तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी इंटैक्ट ठीक है। तो ऑपोजिशन यूनिटी पर सवाल है, मुझे जरा एक रिएक्शन पहले मैं सबसे ले लूं, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी कांग्रेस के साथ में समझौता हो, अब तो 0 पर आ गई आम आदमी पार्टी, कम से कम हरियाणा में।
आपको लगता है कि अगर गठबंधन हो जाता तो फायदा कांग्रेस को भी होता और आपको भी होता, लेकिन ये रणनीति नहीं बना पाए आप दोनों लोग मिलकर? जी निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर 1+1 जो है वो 11 होता है, 2 नहीं होता। निश्चित तौर पर अगर अलायंस होता, हम लोग साथ में चुनाव लड़ते तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ते। और अभी कल अगर विश्लेषण देखेंगे तो कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहां पे निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करा है। हम तो शुरू से कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि उनको अकेले लड़ना चाहिए। हमने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, और लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है वो सबके सर माथे पर होना चाहिए। जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। कल तक सिचुएशन अलग थी, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा के नतीजे बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि हरियाणा में हम लोग भी जहां जहां जा रहे थे, हरियाणा की जनता ये कह रही थी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर वर्ग हरियाणा का दुखी था। हरियाणा का किसान परेशान था, हरियाणा का मजदूर परेशान था, हरियाणा का नौजवान परेशान था, हरियाणा की महिला दुखी थी, हर तबका दुखी था। लेकिन फिर भी इस तरीके से नतीजे जो आए हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हम पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, 90 सीटों पे चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर लोगों के बीच में गई। लोगों ने आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल को, अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को खूब अप्रिशिएट भी करा, सराहा भी। ठीक है, हमें नतीजे उस तरीके से देखने को नहीं मिले, लेकिन हमने 7000 गांवों में अपनी पहचान बनाई है। 7000 गांव में आम आदमी पार्टी का कार्डर खड़ा करा है, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा में काम करेंगे। आज खुशी की एक और बात है कि जम्मू कश्मीर में हमारा वो मैं उस पर आती हूँ, धनेंद्र जी आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ, लेकिन रोहन गुप्ता जी को कहीं जाना है। मैं राकेश जी आपका रुख करूँ, लेकिन रोहन जी, बीजेपी को तो लगता है ऐसा कि महाराष्ट्र के चुनाव में अब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ऑपोजिशन मिलकर ही कर रहा है। किशोर तिवारी जी ने वैसे ही धमका दिया है कांग्रेस को कि जरा अपनी स्ट्राइक रेट के बारे में ज्यादा ना बोलें, करके दिखाएं। धनेंद्र भारद्वाज भी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो सब कुछ किया उसको फोड़ रही है, तो बीजेपी के पास क्या बचा? फर्क होता है हवाई नैरेटिव में और धरातल के फीडबैक में। जो हरियाणा का चुनाव, देखिए आसान चुनाव नहीं था। हम सब जानते हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी था, सारे फैक्टर जो है, जो एक लोकसभा में एक नैरेटिव कांग्रेस द्वारा बनाया गया, भाजपा हर जगह से प्रेशर में थी। सीएम चेंज हुए तो बेसिक इशू काफी 10 साल के थे, उसको एड्रेस करना था, बहुत चीजें थी, पर उसको किया। और आखिरी 6 बजे तक, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, तब तक कार्यकर्ता लड़ा, माइक्रो मैनेज किया, एक एक सीट पर। यहाँ पे अहंकार की बात नहीं, जो जनता की अपेक्षा हर सीट पे है, उस हर सीट की अपेक्षा को कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं ने एड्रेस किया। और कांग्रेस मान के बैठी हुई थी, यार कुछ भी हो, हम तो जीते हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम संविधान की नकल लेके घूमे, जनता ने हमको आशीर्वाद 5 दे दी, इस बार भी हम जीते। ऐसे नहीं होता है। जनता की अपेक्षा हर रोज बदलती है। आप अगर लोकतंत्र में है, आप अगर पॉलिटिक्स में है, तो आपको ग्रास रूट का फीडबैक कैसे समझना है, अगर ये आप में समझ नहीं तो आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते। आप खाली हरियाणा की बात कर रहे हैं, देखिए नैरेटिव कॉमन दिया है, जनता ने कांग्रेस के खिलाफ का नैरेटिव दिया है, एक जनादेश दिया है। जम्मू कश्मीर में उनका वोट प्रतिशत 18% था, उसमें 12 चला गया। 12 सीटें थी, उसमें 6 पे चली गई। भाजपा की 25 सीटें, उससे 29 पे चली गई। वोट शेयर बढ़ के 26% आज एनसी से भी ज्यादा भाजपा का है। तो ये मैसेज क्या है? अगर नेशनल पार्टी टू नेशनल पार्टी कंपेयर करो, ये नेगेटिव नैरेटिव जनता नहीं स्वीकार करेगी। कांग्रेस पार्टी को यही क्लियर नहीं है कि वो एनसी के साथ है कि नहीं है। उनके नेता देश के बाहर जाके सिख धर्म के खिलाफ कुछ बोल के आते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ बोल के आते हैं, चाइना की तारीफ करके आते हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। जनता ये सब नकारात्मक चीजें नहीं एड्रेस कर सकती। अगर भाजपा को लग रहा था कि 10 साल के बाद में कहीं ऐसे इश्यू हमको एड्रेस किया, उन्होंने एड्रेस किया, विनम्रता से एड्रेस किया। नायब सैनी जी, मैं वापस कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता के गए, हर नेता के गए, थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उसको सॉल्व किया, उसमें ईगो बीच में नहीं आया। तो ये समझना पड़ेगा कि अहंकार और आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हमेशा अहंकार और अति आत्मविश्वास, उसका पराजय होता है, उसका खामियाजा आज कांग्रेस ने भुगता। और आज कांग्रेस के साथ साथ में सारे जो आपके एग्जिट पोल है, उनके ऊपर भी हार चढ़ गया कि आप कुछ भी देखे बिना शाम को 6 बजे आप एग्जिट पोल करते हैं। जो कार्यकर्ता 6 बजे तक वोटिंग कराता है, ये उसका अपमान है। ये आज देखिए, देश में एक राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, और जनता भी बता रही है कि हम स्मार्ट हैं। हमारा मूड गेज करने का प्रयास ना करें। एक ही रास्ता है जनता का विश्वास जीतने का, आप विकास कीजिए, हमारे काम कीजिए, भ्रष्टाचार मत करिए, और सिर्फ जनता का जो भी पार्टी जनता को दिमाग में रख के राजनीति करेगी,
वही आगे बढ़ेगी। ना जातिवाद चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना जंगल राज चलेगा। ठीक है। परफॉर्मेंस इज द ओनली की टू विन ट्रस्ट ऑफ पीपल। ओके, मैं अभी राकेश जी का रुख करूं, लेकिन क्विक रिएक्शन लोकेश जिंदल, जो रोहन गुप्ता जी ने बात कही है। कांग्रेस की पार्टी में समंजस नहीं है या फिर आपस में एक तरह से मेलचाल नहीं है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था माइनॉरिटीज से रिलेटेड, और आपके डिप्टी मुख्यमंत्री ने उस बयान का एकदम विपरीत बयान दिया माइनॉरिटीज से रिलेटेड। आपके खुद के संगठन के अंदर, आपके खुद के अलायंस के अंदर मतों को लेके सहमति नहीं है। आप खुद एक अननेचुरल अलायंस में, और इस अलायंस के बिना आपसे तो सरकार नहीं बन रही थी। आप किस आधार के ऊपर कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलायंस के अंदर उसके पार्टनर्स के बीच सहमति नहीं? क्योंकि कुमारी शैलजा ने आज बोला, लोकेश जिंदल जी मैं आपको अपडेट कर दूं, कुमारी शैलजा ने खुद आज बोला है, उन्होंने सबसे पहले हार स्वीकार की, बाकी लोग तो बहुत पीछे रह गए, और उन्होंने कहा कि ये सब क्यों हुआ है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, और आला कमान को देखना चाहिए कि कहाँ पीछे रह गए। तो वो तो किसी और पार्टी की नहीं है ना, आप ही की पार्टी की नेता हैं। नहीं, रीमा जी बिल्कुल सही कहा है। शैलजा जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से कहा है, और एक बहुत ही सटीक उन्होंने एक परामर्श दिया है। लेकिन रीमा जी, इसको आप एक तरह से एक डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के कैडर या फिर इसका किसी भी तरह का प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर जो वर्तमान स्थिति है, जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति है, हरियाणा से बहुत अलग है। हरियाणा के अंदर केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, बीजेपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति एक बहुत डिफरेंट लैंडस्केप पे है, और उसके मुद्दे भी बहुत अलग। तो एक हरियाणा का एग्जाम्पल लेकर महाराष्ट्र का वर्डिक्ट दे देना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नासमझी है। वर्डिक्ट को कोई दे नहीं रहा, लेकिन राकेश जी महाराष्ट्र पर असर पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी से अगर लोकतंत्र की हार ये स्लोगन दे दिया गया है, तो एक तरीके से भविष्य की कांग्रेस की राजनीति कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी, अभी तक तो संविधान की कॉपी हाथ में होती थी, लेकिन अब तो नारा ही बदल गया। आज देखिए, 2-3 चीजें अलग अलग सब मैं बोलना चाहूँगा। पहला, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये तर्क जो दिया गया कि हरियाणा की जनता बहुत दुखी 10 साल से बहुत पीड़ित थी, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि 10 साल जो जनता दुखी और पीड़ित रही हो, वो अगले 5 साल के अपनी दुख को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। कांग्रेस के अंदर गठबंधन का जो विषय आया, गठबंधन के विषय को लेके सीधे सीधे आप मान के चलिए कांग्रेस में आला कमान को लेके प्रतिस्पर्धा चल रही है। रीमा जी, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब गुजरात की 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई तो राहुल गांधी का रिएक्शन आया कि हम भरगुज की सीट नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन किया गया और समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट दी गई मध्य प्रदेश में, और 2 सीटें वहाँ की दी गई लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जब राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो, तो विरोध किया गया कि नहीं, वो गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मतलब राहुल गांधी की ही नहीं चली, कहने का मैं मतलब। कह रहा हूं कि राहुल गांधी की नहीं चली इसलिए क्योंकि वहां आला कमान को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, और उसी का खामियाजा हिमाचल भी भुगता है। हिमाचल में आज भी जो सतही लड़ाई चल रही है उसके पीछे भी 2 आला कमान है, और उसी आला कमान के चलते खींचतान चल रही है। तो इसलिए गठबंधन को लेकर जो बातें आ रही हैं वो मूलतः यही एक कारण है, और मुझे लगता है जो अभी उद्धव गुट की तरफ से कहा गया उसका भी एक कारण यही है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी यही स्थितियां पैदा होंगी। हाँ, कांग्रेस यदि हरियाणा जीत जाती तो आने वाले जो चुनाव हैं झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली, उसमें कांग्रेस अपनी हनक के साथ गठबंधन दलों के सामने खड़ी होती और अपनी मनमर्जी के हिसाब से सीटों पे बार्गेनिंग करती। तो मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई हाँ, है। अब उसके पास बार्गेनिंग पावर कम नहीं हो गई है, खत्म हो गई है। और अब हेमंत सोरेन और आपके केजरीवाल जी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो सीट देंगे उसी सीट पे कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन, मैं जरा 1 मिनट आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज बताइए।
देखिए बिल्कुल मैं सबसे पहले रीमा ये बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कांग्रेस के साथ अगर वो जाते तो एक और एक मिलकर 11 होते। आप देखें कि दिल्ली एनसीआर से सटे जो इलाके हैं, खासतौर से दिल्ली से अगर आप गुड़गांव, फरीदाबाद और इसके अलावा सोनीपत और रेवाड़ी इन सब की बात कर लें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त हुई है। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली में भी एक खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है, क्योंकि 500, 100 और 900, 800 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले। दूसरी, जिस तरीके की आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, विकास के जिन कामों को लेकर नीचे तक गई, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बदलना, ओबीसी समुदाय को एक मैसेज देना, दलित समुदाय चूंकि हुड्डा के समय काफी प्रताड़ित था, वो एक दहशत में था कि कहीं अगर हुड्डा की वापसी होती है तो उनके ऊपर कहीं अत्याचार नहीं शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हुड्डा समर्थक थे वो लगातार न केवल कुमारी शैलजा जो दलित नेता हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, और खासतौर से सांसद होने के नाते तो दलित समुदाय का भी एक जो मैसेज है अंदर तक गया। और आज सुबह से आपने हमें नायब सिंह सैनी के घर पर आज आप थे और आपने लगातार हमें शानदार तस्वीरें भी दिखाई और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, DD न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश और खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। जो बात राकेश जी ने यहाँ पर कही, मैं वही बात जरा किशोर तिवारी जी और घनेंद्र भारद्वाज के पास लेकर जाऊंगी। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या अब कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है, जैसा कि राकेश जी ने कहा, हरियाणा के बाद और खासकर जम्मू कश्मीर के बाद भी? एक बात मैं बता दूं तुमको, अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ एक जो जिले होते हैं ना, उससे भी हरियाणा छोटा है। जैसे नांदेड़ जिला ले लो या अमरावती जिला ले लो, तो एक बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और उसमें भी विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, बंबई और पुणे, ये सब चीजें है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ से देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष को ग्रांटेड आप समझ नहीं सकते। नहीं तो विपक्ष की तो हमने बात ही नहीं की, मैं तो सिर्फ कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर की बात कर रही थी। राकेश जी ने उसकी बात की अभी तक? नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बढ़ के होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का फोकस होना चाहिए। विदर्भ की जो समस्या है, मराठवाड़ा की समस्या है या महाराष्ट्र की समस्या है, उस समस्या पे फोकस होना चाहिए। नहीं तो ऐसा मालूम पड़ा कि राकेश जी आप ही की बात का कुछ उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। जी राकेश जी, जब मैं पूरा बोल लेता, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, तो आप अपने साथ आगे कह दीजिएगा कि पिछले दिनों उद्धव जी दिल्ली आए थे, सोनिया जी से मिले और अपने मुख्यमंत्री घोषित करने, यानी पहले से ही घोषित करने के लिए दबाव बनाया और निराश होकर लौट गए। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि बार्गेनिंग पोजीशन उसकी कमजोर नहीं हुई है, तो क्या उद्धव जी अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस से दबाव नहीं बनाएंगे क्या? किशोर जी, आपका मैं बता रहा हूं राकेश जी कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जब मुलाकात हुई तो मुझे लगता है कि आप वहां पे थे। आपको क्या मालूम क्या बातचीत हुई? देखिए, संजय राउत जी ने कहा, संजय राउत जी खुद मीडिया से सब कुछ बता देते हैं, सोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। फिर नेशनल कांग्रेस आप फिर पीछे रह जाते हैं किशोर जी। शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कांग्रेस से भी कहा गया कि हमारे यहाँ से भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये उद्धव जी के मुलाकात के बाद ये बात क्यों आई फिर? एक मिनट, मेरी बात पूरी, मैं मेरी बात रख लूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज ये बात को बहुत लोग सुन रहे भी है ना, कांग्रेस में तो ज्यादा ही सुन रहे हैं, क्योंकि
सुबह सुबह में तो आपने उनको 70-75 सीटें दे दी थी, नहीं बाद हमने में नहीं घंटा भर के दी, हमने नहीं दी भाई। जो भी दे रहा होगा उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हमने बिल्कुल सटीक खबरें दी, सटीक नतीजे दिए, और इसीलिए डीडी न्यूज की विश्वसनीयता की हमेशा बात होती है। हमने बिल्कुल नहीं दिए थे। अब जिन्होंने एग्जिट पोल किए, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक थे किशोर जी, उन्होंने थोड़ा आपको खुश किया होगा, लेकिन हमने नहीं किया था। एक मिनट, ऐसा है, चुनाव आते हैं जाते हैं, ऐसा कोई बहुत कुछ हुआ नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूं तुमको कि जो कुछ गलतियां हुई इसको पहले हम कबूल कर ली। चुनाव के दरमियान अगर दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ जाए, एक वरिष्ठ नेता घर पे बैठ जाए, फिर हाई कमान उनको एक स्टेज पे ले जाके मिला दे, मैसेज तो गलत जाता है, मोमेंटम भी डिस्टर्ब होता है। बंबई और महाराष्ट्र के हस्तक मैं बता रहा हूं कि उद्धव जी की सरकार को गिराने से लोग आहत है, और महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई उससे भी आहत है। तो लोगों की जो भावना है उसका रिस्पेक्ट कांग्रेस ने रखते हुए उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। उद्धव जी ने तो बड़ा मन कर दिया था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनना चाहता नहीं था और मेरे को मुख्यमंत्री बनना भी नहीं है, लेकिन जनता जो चाहती है उस भावनाओं को लेके चलना चाहिए कि अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स यह 100% रहे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर जाके ना बोल। अगर हम चुनाव के अंदर बीच में हैं और कोई हमारे हिंदुत्व को लेके ही बात कर दे, सनातन धर्म को ही गाली दे दे, कोई हमारे जो आराध्य है स्वतंत्र वीर सावरकर उसके ही खिलाफ बोल दे, ये कोई गठबंधन के धर्म का पालन थोड़ी है। तो करके मैं कह रहा हूं, हरियाणा ने एक आईना दिखा दिया है और उस आईने को देखते हुए बीजेपी को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये महाराष्ट्र तो उनके लिए कमाई का साधन है। बीजेपी को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब आप जिसको कह रहे हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे साथ अब धनंजय गिरी जी भी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। धनंजय जी, एक साथ आपसे रिएक्शन लूंगी। मैं जरा धनेंद्र जी से भी इसी बात पर लेना चाहूंगी रिएक्शन कि महाराष्ट्र में तो वैसे अरविंद केजरीवाल का कोई, गुजरात तक तो वो पहुंच गए, लेकिन महाराष्ट्र में वैसे आपका कुछ ज्यादा नहीं है धनेंद्र जी। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में आपका एक एमएलए आ सकता है तो आप वहां भी क्लेम कर सकते हैं। महाराष्ट्र की रणनीति जो बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ रहेगी, और खासकर अब दिल्ली के लिए, या आप लोग अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं? और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी देश की तीसरी नेशनल पार्टी है जिनके 5 राज्यों में विधायक हैं और 2 राज्यों में सरकार है। आम आदमी पार्टी को मैं बार बार कहता हूं कि जो भी अंडर एस्टिमेट करता है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम तेजी से ग्रो करने वाले स्टार्टअप हैं, हम तेजी से ग्रो करने वाली स्टार्टअप पार्टी हैं, और आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक मिनट, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में अब नतीजों के अनुसार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया है। भाजपा बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई है, यानी पार कर लिया है बहुमत का आंकड़ा। हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। अभी तक सिर्फ रुझानों की बात हो रही थी, लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं और भाजपा बहुमत के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, यानी तीसरी बार, अगर 52 साल बाद किसी पार्टी को देखें तो पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में एक साथ हैट्रिक लगाई है। जी धनेंद्र जी। धनेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। रीमा जी, मैं यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी लगातार तेजी से बढ़ती हुई एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। आज 5 राज्यों में हमारे विधायक है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर पंचायत में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में 5 बात बिल्कुल सही है धनेंद्र जी। मैं तो अब फ्यूचर रणनीति की बात पूछ रही हूँ, कांग्रेस के साथ क्या रहेगा? देखिए
निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया अलायंस में एक मजबूत साथी हैं, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और हमने अलग अलग चुनाव पंजाब में लड़ा, दिल्ली में हमारा अलायंस था लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ा, अब फिर से दिल्ली का जो चुनाव आएगा, दिल्ली का चुनाव हम अलग लड़ेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र की स्ट्रेटेजी इंडिया अलायंस में बैठ के बनाएंगे। और आपने जो कहा, महाराष्ट्र में भी हमारी प्रेजेंस है, मुंबई में भी हमारी प्रेजेंस है, देश में कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां आम आदमी पार्टी किशोर तिवारी जी ने जो कहा और धनेंद्र जी, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे और उसी के लिए क्लेम किया भी जाएगा। तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक क्या कहता है अब ये गठबंधन? नहीं, देखिए रीमा जी, सबसे पहले आपके चैनल पर, पैनल पर और देश की तमाम जनता को बधाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पहली बार हैट्रिक लगाने का, हमको कांग्रेस के लाख चिप ट्रिक करने के बाद भी हमें हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। परिणाम हरियाणा की जनता की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हमारी जन कल्याणकारियों की नीति थी। दूसरी बात, आप देखें कि भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट हुआ जब से राजनीति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। प्रो इनकम्बेंसी लगातार, हम राजस्थान आप देखेंगे तो लगातार चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जहां भी है वहां लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। और हमें 2014 में जितनी सीटें मिली, 19 में उससे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला, अभी उससे ज्यादा मिला। और जो किशोर तिवारी जी कह रहे थे, किशोर तिवारी जी ने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर महाराष्ट्र में खाता खुल जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इनके बातों की क्या जवाब? और उसके बाद इन्होंने इसकी सफाई भी दी कि जब ये उद्धव ठाकरे जी से कहने गए कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, दुकान समेटने वाले हैं हम लोग, साथ ही चलेंगे। और जहां तक दूसरी बात आप कह रहे थे इनकी, घनेंद्र जी की, तो ये आम आदमी पार्टी का खुद ही अब उन्होंने बता दिया कि ये एंटरप्रेन्योर है, ये स्टार्टअप है, ये राजनीति को धंधा समझते हैं। स्टार्टअप इन्होंने खोल रखा है जिसमें दारू बेचेंगे, शिक्षा के आड़ में शराब का धंधा करेंगे, सारे लोग तिहाड़ से आना जाना करेंगे। तो इस पार्टी में कौन ऐसा है? आप लगातार देख लीजिए, कोई राशन कार्ड बनवाता है, कोई तिहाड़ जेल से सरकार चलाता है। तो ये आम आदमी पार्टी जो करप्शन के अगेंस्ट में उतरी थी, जो कहते थे केजरीवाल का महत्वपूर्ण मशहूर नारा था कि सब मिले हुए हैं जी, आज केजरीवाल जी सबसे मिले हुए हैं जी। आज केजरीवाल जी किस पर केजरीवाल जी ने आरोप नहीं लगाया? भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा माफीनामा, बल्कि दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। दूसरी बात, आप कहते हैं शराब, और बापू की समाधि पर जाते हैं, शराब पर अरेस्ट होते हैं, तो इतना मतलब कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी का किरदार ही शर्मसार करने वाला है। भारत की राजनीति में ऐसा किरदार देखने को नहीं मिला है। और इसीलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि देश की जनता सब देख रही है। ये प्रबुद्ध जनता हमें लगातार आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद इनका हमें मिलेगा। और हम लगातार जिस तरह से सियासत में जनता की जीत है। किशोर जी, मुझे राजेश राज हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय में खड़े हैं, जहां पर की मौजूद हैं, जहां पर की कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और हलचल काफी ज्यादा तेज है। मैं आ रही हूँ किशोर जी, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन एक बार जरा राजेश के पास चलते हैं, क्योंकि जश्न का माहौल है, लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ चुका है दोबारा, और खासकर प्रधानमंत्री का इंतजार। राजेश, क्या तस्वीरें हैं? ओके, चलिए हम दोबारा से चलेंगे। और किशोर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद किशोर तिवारी जी आप ही का रुख करूंगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जनादेश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए किशोर तिवारी जी, जवाब। हाँ, मैं धनंजय गिरी जी को सुन रहा था। आज उनका मूड बहुत अच्छा है। अच्छा होना भी चाहिए। आपका भी मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। आपके चेहरे पर उनसे ज्यादा बड़ी मुस्कान है। अब उसकी क्या वजह है नहीं पता, लेकिन है। नहीं, ऐसा है
ना तो जीत से ज्यादा अहंकार पालो, ना पराजय से ज्यादा निष्ठुर हो। ये अनित्य है, ये सब कुछ अनित्य है और ऐसा होते रहता है। मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी ने आदर्श निर्माण किए हैं उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। मैं कह रहा था कि अडानी जो फैक्टर है वो ज्यादा परेशान कर रहा है अभी महाराष्ट्र के अस्मिता को, और महाराष्ट्र के संदर्भ बहुत बदले हुए हैं। और महाराष्ट्र पर तो अभी चुनाव पर चर्चा होगी ना, आने वाले दिनों में होगी। अभी कहाँ, आज तो हरियाणा पर बात कर लीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर आज का दिन है। लेकिन मैं सिर्फ किशोर जी ये जानना चाह रही थी कि महाराष्ट्र में जो भी नतीजे आएंगे वो स्वीकार होंगे या उसके बाद फिर से कहा जाएगा अगर आपके फेवर में नहीं आते कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये लोकतंत्र की हार है। ये आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या आप मान लेंगे कि जो भी जनता का मैंडेट था? रीमा जी, मुझे जैसा मैंने आपको कहा कि चुनाव के नतीजे है और सबके पहले मैंने चुनाव के नतीजे स्वीकार कर ही बोलना चालू किया। और मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं कि जब तक जनता के पास आप कार्यक्रम लेके नहीं जाओगे और जो सत्ता में है उसके खिलाफ ही बात करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हमने सीखा ना, हमने सीखा, जिन्होंने सीखना चाहिए उन्होंने भी सीख लेंगे। लेकिन आत्ममंथन और आत्मचिंतन करके महाराष्ट्र में हम जाएंगे। और बीजेपी को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलता। वो पानी तेरी का पैसा बहाते, वो एक रात में चुनाव बदल देती। और अभी तो चुनाव अभी डिक्लेयर हुए। अभी तो जो हमारे मित्र जयराम रमेश और पवन खेड़ा जी ने कहा है तो कल वो सबूत भी लेके आएंगे। तो सबूत में ही मालूम पड़ा कि 10-12 सीटें तो अमित भाई और हमारे सैनी साहब के कृपा से ही आ गई। तो फिर वो बात तो बदल जाएगी ना। तो धनंजय गिरी जी इतने हमारे इसमें मराठी में बोलते कि आध्या हळकुंडात पिवळे होऊ नका, म्हणजे थोड़ी-सी हल्दी में इतना पीले मत हो जाओ। अभी तो मालूम पड़ेगा कि ये जो 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट रोके हुए थे, जिसका काउंटिंग हो चुका था 3 घंटे के बाद आए रिजल्ट, तो क्या क्या हुआ ये मालूम पड़ेगा। ठीक है, मैं धनंजय गिरी जी से ओके आपने क्योंकि 2-3 बातें मिक्स कर दी, मैं उनके पास जाऊं। लेकिन राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हरियाणा चौथा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यहाँ भी कोई चेहरा नहीं था। मध्य प्रदेश में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी था। नायब सिंह सैनी अभी 6 से 8 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने थे। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया था। तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि उन्होंने मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वसनीय दल के रूप में स्थापित किया है। और उसी का नतीजा है कि 2014 और 19 में जो सीटें हरियाणा में मिली, उससे भी ज़्यादा सीट देके वहाँ के मतदाताओं ने बताया कि सबका साथ सबका विकास के नहीं। लेकिन महाराष्ट्र वाली बात तो अभी कर दी ना उन्होंने। अभी उन्होंने जो हिंट दिया है, धनंजय गिरी जी, उन्होंने हिंट साफ दे दिया है कि जो सबूत लेकर जयराम रमेश आएंगे, अब उन सबूतों में किसका हाथ होगा, क्या निकल के आएगा। मतलब एक तरीके से कांग्रेस के ट्रैक पर ही किशोर तिवारी जी भी बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत गड़बड़ झाला बोलते, बहुत गड़बड़ झाला, किशोर बहुत गड़बड़ झाला धनंजय गिरी। अरे सर रुकिए ना, अब सुनिए तो सही, गड़बड़ था, अब जवाब सुनिए। किशोर तिवारी जी की स्थिति ये समझिए कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये बेचारे की स्थिति को आप समझ सकते हैं। ये एक मशहूर फिल्म का डायलॉग था, आपने सुना होगा कि अगर दोस्त फेल करे तो बुरा लगता है, फर्स्ट करे तो बहुत बुरा लगता है। तो ये कांग्रेस की हार पे खुश है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि किसी बहाने बिल्ली के बाल से छीका टूटा, कहीं हमें नेतृत्व का मौका मिल जाए। ये कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कभी कांग्रेस के दरवाजे के साथ अपना दरवाजा नहीं लगाऊंगा। अब वो बात पुरानी हो गई, उससे तो उसके आगे बहुत पानी बह चुका है। बनारस में कहावत है कि बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा पूत कमाल, अब उस पर बात नहीं करते हैं, बात वर्तमान की करते हैं। वर्तमान जो हमें मराठी में कहानी कविता सुना रहे थे,
मैं ये दावे से कह रहा हूं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। ठीक है, सियासत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। धनंजय जी वक्त कम है मेरे पास, मुझे नहीं पा सकते, वक्त कम है, मुझे एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर फिर से चलना होगा। राजेश राज फिर से जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, अब अगर आवाज आ रही है तो प्लीज दिखाइए क्या तस्वीरें हैं और कब तक प्रधानमंत्री आने वाले हैं? रीमा, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं और आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ढोल नगारे और हाथों में झंडे लहराते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और आप हमारे ठीक पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हाथों में देखिए मोदी इज द बॉस, इसका बैनर लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरा जो भीड़ है, ये पंडाल जो है, ये देखिए लोगों के भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आएंगे और कहीं ना कहीं हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उस प्रचंड जीत के जश्न में लोग यहाँ पर डूबेंगे। ओके राजेश, बहुत शोर है आपके पीछे, लेकिन आपके पीछे जो तस्वीर है किशोर तिवारी जी, घनेंद्र भारद्वाज, आप दोनों के लिए वो एक तस्वीर पीछे दिख रही है, मोदी इज द बॉस। मेरे ख्याल से यहीं पर शो को खत्म कर देते हैं और एक लाइन ना किशोर जी, अब समय खत्म हो चुका है, लेकिन मोदी इज द बॉस ये पोस्टर अभी वायरल हो गया है और पीछे भी दिखाई दे रहा है, बीजेपी मुख्यालय में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी। तो इसका जवाब तो लेंगे, लेकिन आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पैनल के साथ और कुछ और नए सहयोगियों के साथ आप देखते रहिए जनादेश डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाजत।